हेलो स्टूडेंट्स, अपना 11th क्लास का जो वीडियो चल रहा है उसमें अपन जो है इसमें सार्थक अंकों की गणनाओं को पढ़ रहे हैं। अब सार्थक अंकों की गणनाओं में आज अपन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं इसमें गुणा और भाग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सार्थक अंकों का गुणा एवं भाग। देखिए, सार्थक अंकों के गुणा और भाग की जो क्रिया होती है इसमें परिणाम में उतने ही अंक होने चाहिए जितने न्यूनतम सार्थक अंक किसी दी गई संख्या में उपस्थित हैं। जोड़ने और घटाने में नियम अलग था। जोड़ने और घटाने में हम देखते हैं दशमलव के बाद कितने न्यूनतम अंक हैं। जोड़ने घटाने की क्रिया में तो हम ये देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने न्यूनतम अंक हैं, लेकिन यहाँ हमको क्या देखना है, हमें यहाँ देखना है कि किसी दी गई संख्या में कितने न्यूनतम सार्थक अंक उपस्थित हैं, और जितने न्यूनतम सार्थक अंक उपस्थित होते हैं परिणाम में आपको उतने ही सार्थक अंक देने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम नियम बताते हैं। परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने न्यूनतम सार्थक अंक किसी दी गई संख्या में उपस्थित परिणाम में उतने ही न्यूनतम सार्थक अंक होने चाहिए जितने न्यूनतम सार्थक अंक किसी दी गई संख्या में उपस्थित होते हैं। अब बेटा जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं इसका। 525 इंटू 2.5। अब देखिए, इसमें सबसे पहले अपन मल्टीप्लाई करते हैं इसका। 25 पंजे 125, 5 बचा 12, 25 दूनी 50 और 12 62, 2 बच गया 6। 25 पंजे 125 और 6 131। अब बेटा एक अंक के बाद आ जाएगा इसमें क्वेश्चन। अब सार्थक अंकों की संख्या अगर हम इसमें देखें तो सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पर कितने, सार्थक अंक 2 है, और इधर पर हम सार्थक अंकों को देखें, यहाँ सार्थक अंकों की संख्या 2 दिखाई दे रही है, यहाँ सार्थक अंकों की संख्या 3 दिखाई दे रही है। तो हमारा नियम क्या कहता है कि परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने न्यूनतम अंक किसी दी गई संख्या में उपस्थित। अब बड़ी समस्या, 1312.5 को हम 13 तो लिख नहीं सकते। 1312.5 को आप 13 तो लिख नहीं सकते, ये तो बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। तो फिर ऐसी स्थिति से बचने का तरीका, एकमात्र तरीका यह है, हम इस संख्या को पहले तो वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित करें। देखिए, वैज्ञानिक संकेतन में से क्या लिखेंगे आप, दशमलव को आप खिसकाएंगे LHS पर, आपका ये संख्या हो जाएगी 1.3125, और 10 की पावर, मैंने नियम बताया हुआ आपको, दशमलव आपका लेफ्ट हैंड साइड पर जाता है तो पावर में प्लस होता है, और इसमें कितना प्लस होगा, 1 2 3 अंक खिसकाया तो पावर हो जाएगी 3। अब बेटा इसको हम बड़े आसानी से 1.3 × 10⁻³ लिख सकते हैं।
अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या अगर आपसे कही जाए तो सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 2। तो ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। इस उदाहरण में अपन इसको एक बार दोबारा समझे। हमारे पास एक संख्या दे रखी है 525 × 2.5। हमने गुणा किया साधारण तरीके से, जो अपन गुणा करते हैं वैसे गुणा किया। अब हमें उत्तर देना है सार्थक अंकों के अनुसार। सार्थक अंक का नियम ये कहता है कि गुणा और भाग के परिणाम में उतने ही सार्थक अंक आने चाहिए जितने सार्थक अंक किसी दी गई संख्या में उपस्थित होते हैं। अब बेटा जरा देखो, आप इसको हमने गुणा किया, इतना आया। यहाँ सार्थक अंकों की संख्या 3 है, यहाँ सार्थक अंकों की संख्या है 2, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है। तो परिणाम में कितना अंक होना चाहिए? परिणाम में 2 अंक होने चाहिए, यानी परिणाम आपका कितना होना चाहिए? 13 तक सीमित हो जाना चाहिए। लेकिन अगर हम इस संख्या को 13 लिख दें, इतनी बड़ी संख्या को हम 13 लिख देते तो फिर जो संख्या का अर्थ ही एकदम चेंज हो जाएगा। मतलब परिणाम में अपन उसको स्पष्ट नहीं कर सकेंगे। तो इससे बचने के लिए फिर हमने क्या किया, जो भी हमारा परिणाम जो हमारे गुणा से प्राप्त हुआ था उसको हमने जो है वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कर दिया। और वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करने के बाद अब हम बड़ी आसानी से इसमें परिणाम को 2 सार्थक अंकों तक दे सकते हैं। 2 सार्थक अंकों में हम कहाँ तक लेंगे? 1.3 तक लेंगे। आगे के अंकों को हम बड़ी आसानी से हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि हटने वाला पहला अंक क्या है? 1 है। अगर हटने वाला पहला अंक 1 होता है तो आप डायरेक्ट हटा देते हो, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संख्या में नहीं करते हो। तो आप इसे डायरेक्ट हटाएंगे और किसी प्रकार का परिवर्तन आप संख्या में नहीं करेंगे। तो इस तरह से बेटा हमने इसका परिणाम 1.3 × 10⁻³ अब बेटा दूसरा एक और उदाहरण देखिए अपन। चलो मान लीजिए एक संख्या दे रखी है 6.25 × 0.5। इसका गुणा करना है। देखिए गुणा में क्या आएगा? 5 से गुणा करेंगे, 5 × 25, 5 बच गया 2, 5 × 10 2, 12 की 2 बच गया 1, 5 × 30 और 1 32। अब दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा? दशमलव लगेगा यहाँ पर 3 अंक के बाद। अब आप देखिए परिणाम क्या देंगे आप इसका? परिणाम में यहाँ आपके सार्थक अंकों की संख्या दे रखी है 3 और यहाँ सार्थक अंकों की संख्या क्या दे रखी है? 1। अपन ने पढ़ा हुआ है आगे के शून्य सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते, तो इसको सार्थक अंक नहीं मानेंगे, केवल एक सार्थक अंक इसके अंदर उपस्थित है। अब बेटा परिणाम क्या दोगे आप इसका? परिणाम हमें देना है एक सार्थक अंक में। एक सार्थक अंक के अनुसार इसका परिणाम निकलेगा 3। परिणाम 3 कैसे? आप इस 1 से पूरी संख्या को हटा दोगे और हटने वाला पहला अंक क्या है? हटने वाला पहला अंक 1 है और 1 आपका 5 की तुलना में छोटा है। तो अपन नियम पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट हटाया जाएगा और किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ना तो जोड़ना है कुछ, ना घटाना है, डायरेक्ट आप इनको हटा दें। तो इस तरह बेटा सार्थक अंकों के गुणा के मैंने आपको 2 उदाहरण बताए। अब हम एक आध 2 उदाहरण इसके भाग के उदाहरण लिखते हैं जरा। मान लीजिए एक संख्या दे रखी है आपको 62.5 और इसको हमें भाग देना है 2.5 से। 62.5 इसे भाग देना है हमें 2.5 से। देखिए कैसे भाग देंगे। अब इसमें सबसे पहले दशमलव हटा दीजिए, 25 से भाग दे दीजिए, दशमलव डायरेक्ट हट जाएगा यहाँ पर। 25 दूनी 50, 12 बच गया 125, 25 पंजे 125। अब जरा देखो परिणाम कितने अंकों तक देना है। इसमें ये जो संख्या हमने लिखी है यहाँ पर, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी दिख रही है? 2।
और ऊपर सार्थक अंकों की संख्या कितनी दिख रही है? 3। यहाँ सार्थक अंक 3 है, यहाँ सार्थक अंक 2 है। तो परिणाम क्या लिखेंगे आप? परिणाम लिख देंगे, परिणाम आपका एज इट इज आ जाएगा, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा अपना आया है वैसा का वैसा ही रहेगा, आपको किसी प्रकार का परिवर्तन करने की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्यूनतम सार्थक अंकों की संख्या 2 है और उतने ही सार्थक अंक हमारे परिणाम में प्राप्त हो। फिर इसके बाद देखिए एक और उदाहरण देखते हैं। इसको भाग देना है भाई 11 से, 11 का भाग देना है। देखिए 5 बार 55, 1 बचा 7, 1 बार 11, 6 बचा, दशमलव लगाया 4, 55, 9 बचा। अब एक 0 बढ़ाएंगे, 8 बार 2 बचा। तो इस तरह से आपका परिणाम और भी आगे तक आएगा। अब बात यह आती है कि हमें परिणाम देना कितने अंकों का। देखिए अगर परिणाम की, तो परिणाम कैसे लिखा जाए इसका? यहां सार्थक अंकों की संख्या 4, 1, 2, 3 और 4, और इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2। अब नियम हमारा ये कह रहा है कि जितने न्यूनतम सार्थक अंक किसी दी गई संख्या में उपस्थित हैं, तो न्यूनतम सार्थक अंकों की संख्या 2 और यहाँ 4, तो हमें परिणाम में 2 सार्थक अंक रखने हैं। परिणाम में 2 सार्थक अंक रखने का मतलब हमें परिणाम इतना ही देना है। अब इतना परिणाम देने का मतलब ये हुआ, आगे का अंक है 5, हटने वाला पहला अंक 5 हुआ, और हटने वाला जब पहला अंक 5 है और उससे पहले एक विषम अंक है, हटने वाला पहला अंक 5 है और उसके पहले कोई विषम अंक है, तो उस स्थिति में हम क्या कर देते हैं, जो विषम अंक होता है उसमें एक जोड़कर उसे सम बना लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर परिणाम लिखा जाएगा 5252। दोबारा समझे, इसमें हमारे पास न्यूनतम सार्थक अंक है 2। दी गई संख्या में एक जगह 4 सार्थक अंक, एक जगह 2 सार्थक अंक, तो परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या होनी चाहिए 2। जब परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या 2 होगी, तो अब आप देखिए आगे हमें 5 और 8 को हटाना, और हटने वाला पहला अंक हो गया 5। तो हमारा नियम क्या कहता है कि 5 को हटाने के लिए हमने बताया था कि अगर पहले वाला अंक विषम है, एक आपका विषम अंक हो गया, तो अगर पहले वाला अंक विषम है तो उसमें एक जोड़ करके उसे सम अंक में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी आप परिणाम में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 52, 52 इसका परिणाम हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हम सार्थक अंकों के गुणा और भाग की क्रियाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बेटा इसके बाद में आता है इसके बाद में आते हैं बेटा रासायनिक संयोग के नियम। हमारा नया इसका टॉपिक है रासायनिक संयोग के नियम। देखिए रासायनिक संयोग के नियमों में कई नियम आते हैं, जैसे आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम आता है, स्थिर संघटन या स्थिर अनुपात का नियम आता है,
गुणित अनुपात का नियम आता है, गैलू-सैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम आता है। तो ये सारे नियम आपके रासायनिक संयोग के नियमों के अंतर्गत आते हैं। एक तो होता है आपका पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम है स्थिर संघटन या स्थिर अनुपात का नियम। फिर तीसरा आता है गुणित अनुपात का नियम। चौथा है व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। पांचवा है गैलू-सैक का गैसीय आयतन। ये 5 नियम जो है आपके रासायनिक संयोग के नियमों के अंतर्गत आते हैं। जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, रासायनिक संयोग होता है, उन सब रासायनिक क्रियाओं में, रासायनिक संयोगों में इन समस्त नियमों का पालन किया जाता है। तो हम यहाँ पर जो है एक एक करके जो है इन नियमों का यहाँ पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा नियम आता है इसका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हमारा पहला नियम है इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात समस्त भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों में द्रव्यमान सदैव संरक्षित तो बेटा जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि द्रव्य को ना तो हम उत्पन्न कर सकते, ना तो इसे नए सिरे से बनाया जा सकता है और ना ही हम द्रव्य को नष्ट कर सकते हैं। ना तो द्रव्य उत्पन्न होता है और ना ही द्रव्य नष्ट किया जा सकता है। कोई भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन है उसमें द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहेगा। मान लीजिए, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बंद पात्र है और उस बंद पात्र के अंदर हमने 100 ग्राम पानी रखा और 100 ग्राम पानी को रख करके उसको हमने उबलने के लिए रख दिया। तो पानी के उबलने पर पानी की भाप बनेगी। तो जब उसका तापमान काफी ज्यादा हो जाता है तो हम उस उच्च तापमान वाले पात्र के द्रव्यमान को हम दोबारा नोट करें जिसके अंदर भाप मौजूद है। हमने रखा तो था पानी, हमने रखा था पानी, अब पानी उबलेगा तो क्या बन जाएगी? भाप बन जाएगी। भाप बनने के बाद हमने उस बंद पात्र का द्रव्यमान फिर से किया तो द्रव्यमान पहले भी 100 ग्राम था, द्रव्यमान अब भी 100 ग्राम है।
अवस्था परिवर्तन हो गई। पानी पहले द्रव अवस्था में था, अब आपका गैस अवस्था में आ गया। भौतिक परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया, अवस्था परिवर्तित हो गई, लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ना तो द्रव्य उत्पन्न हुआ और ना ही द्रव्य नष्ट हुआ। तो किसी भी भौतिक प्रक्रम में द्रव्य ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है। इसी बात को हम एक और यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से इसमें समझाते हैं। एक प्रयोग आता है, एक वैज्ञानिक था लैंगडॉल्ट। लैंगडॉल्ट नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने अपना एक प्रयोग किया था। उसने एक एच आकार की नली बनाई थी। एच आकार की नली बनाई और इस नली को, इस तरह की नली थी एच आकार, ऊपर इसमें कैप होगा, यहां पर भी कैप होगा। अब इसमें क्या किया गया, एक जगह इसमें लिया गया NaCl, NaCl के विलयन का एक निश्चित द्रव्यमान इसके अंदर डाला गया। फिर दूसरे में इसमें लिया गया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अभी NaCl का विलयन और सिल्वर नाइट्रेट का विलयन दोनों अलग अलग पड़े हुए, दोनों आपस में भी संपर्क में नहीं आए। और इसी अवस्था में जबकि इन दोनों का डायरेक्ट कोई संपर्क नहीं हुआ, हम इसका नली का द्रव्यमान निकाल लेंगे। हमने नली को लिया, एक साइड हमने NaCl का विलयन भरा, एक साइड हमने सिल्वर नाइट्रेट का विलयन भरा, और विलयन को भरने के बाद हमने इस नली का द्रव्यमान निकाला। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इस नली को पकड़ करके हिला देते, उलट पलट कर देते हैं। जब हम इसको उलट पलट करेंगे, हिला देंगे, तो आपका NaCl इधर की ओर आएगा, AgNO3 इधर की ओर आएगा, और इन दोनों के मध्य में रासायनिक क्रिया होगी। NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट, और ये दोनों आपस में रासायनिक क्रिया करेंगे, और इस रासायनिक क्रिया का परिणाम होगा यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप। यह आपको मिलेगा श्वेत अवक्षेप के रूप में। AgCl आपको मिलता है श्वेत अवक्षेप के रूप में, और साथ में मिलेगा आपको NaNO3। अर्थात ये जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, ये उदाहरण एक रासायनिक प्रक्रम का उदाहरण। अब हमने इस नली को हिलाने से पहले नली का द्रव्यमान निकाला था, और नली को हिलाने के पश्चात हम फिर इसका द्रव्यमान निकालेंगे, तो दोनों द्रव्यमान आपको बिल्कुल समान प्राप्त होंगे। द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अपने को नहीं मिलेगा। अर्थात इसको हम कह सकते हैं अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान। यानी एक रासायनिक प्रक्रम है, और रासायनिक प्रक्रम में अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान, अभिक्रिया के पश्चात द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमान समान प्राप्त हो रहे हैं, और द्रव्यमान का समान प्राप्त होना ये यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है। तो इस तरह से द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्य को ना तो हम उत्पन्न कर सकते और ना ही हम द्रव्य को नष्ट कर सकते। किसी भी भौतिक या किसी भी रासायनिक प्रक्रम में, किसी भी भौतिक या किसी भी रासायनिक प्रक्रम में अब जो द्रव्यमान होता है, कुल द्रव्यमान जो होता है वो संरक्षित रहता है। कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है, ना तो उसमें कुछ वृद्धि होगी ना उसमें कोई कमी होगी। तो ये आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है।